हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला टॉपिक हमने चालू कर रखा था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को दिया जाना या किसी एक दाता व्यक्ति का रक्त किसी ग्राही व्यक्ति के शरीर के अंदर चढ़ाना, उसे क्या बोलते हैं? रक्ताधान या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो दो प्रोसेस के अंदर होता है। एक तो होता है संग्रहण और दूसरा होता है आधान यानी कि रक्ताधान। तो एक जो टॉपिक था संग्रहण वाला वो हमने कंप्लीट कर लिया था। पिछली क्लास के अंदर जो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ था वो था संग्रहण। आज की क्लास में हम टॉपिक करते हैं सेकंड नंबर वाला, ठीक है, आधान वाला। तो टॉपिक क्या था हमारा? टॉपिक था रक्ताधान। टॉपिक क्या था? रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो पार्ट था, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस था वो हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? दो पार्ट के अंदर, जिसमें पहला तो था संग्रहण और सेकंड था आधान। पहला तो क्या था? संग्रहण और सेकंड क्या था? आधान। संग्रहण का मतलब कि ब्लड कैसे स्टोर किया जाता है, ब्लड कैसे कलेक्ट किया जाता है किसी दूसरे व्यक्ति या ग्राही को देने के लिए। तो वो तो सारा प्रोसेस मैंने समझा लिया था कि ब्लड डोनेशन कैंप लगता है, जैसे रक्तदान या कोई महादान का शिविर लगता है, दाता जाता है, उसका हेल्थ का चेकअप होता है, ठीक है। एक प्रिवेशनी एक कैन्यूला लगाकर स्टेरिलाइज्ड और एंटीकोएगुलेंट जो प्लास्टिक का पाउच होता है उसके अंदर उसका क्या निकाला जाता है? ब्लड निकाला जाता है। ब्लड निकालने के बाद उसको डीफ्राइज किया जाता है और डीफ्राइज करने के बाद जो दाता होता है उसको कम से कम 15 या 20 मिनट के लिए डॉक्टर की देखरेख में रखा जाता है। उसके बाद जो ब्लड है उसके अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी प्रेजेंटेशन देखा जाता है, जैसे HIV है, जैसे और भी किसी प्रकार का वायरस है, हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है। ये सब देखने के बाद उस जो ब्लड है उस खून को रक्त बैंक या ब्लड बैंक के अंदर क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है। तो ये तो फर्स्ट प्रोसेस था, संग्रहण, स्टोरेज, ये तो हमने पढ़ लिया था। अब जो पढ़ने का जो मैटर है वो है आधान। तो नंबर 2 है आधान, ट्रांसफ्यूजन। आधान का मतलब, अब आधान का मतलब है ब्लड तो स्टोर हो ही चुका है ना, ब्लड तो कलेक्ट हो ही चुका है, बस उस ब्लड को चढ़ाना है। उस ब्लड को क्या करना है? चढ़ाना है। तो इसको भी हम पढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप ये है कि जैसे मान लो कोई दाता व्यक्ति है, जैसे कोई डोनर पेशेंट है, जैसे कोई रिसीवर है, ग्राही व्यक्ति है, और मान लो उसको ब्लड चढ़ाना है, उसकी बॉडी के अंदर क्या करना है? ब्लड इंजेक्ट करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? ग्राही व्यक्ति को रक्त देने के लिए तैयार किया जाता है। रक्त देने के लिए क्या किया जाता है? तैयार का मतलब ये है, जैसे मान लो एज ए हॉस्पिटल भी वो एडमिट हो रहा है, हॉस्पिटल के अंदर भी एडमिट है, तो उसको रक्त चढ़ाने की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। या तो उसका कमरा चेंज किया जाता है या बेड चेंज किया जाता है, या कैसे भी, अगर वो नॉर्मल कंडीशन में है तो फिर उसको कहा जाता है कि ब्लड चढ़ने वाला है, ठीक है। जो भी ब्लड चढ़ाने से पहले जो भी काम करना होता है तो उस तरीके से उसको क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। सेकंड काम ये है कि ग्राही व्यक्ति में रक्त चढ़ाने से पहले जो रक्त ब्लड बैंक के अंदर है या फ्रिज के अंदर रखा हुआ है उसको रक्त चढ़ाने से आधे घंटे पहले बाहर निकाला जाता है। रक्त चढ़ाने से आधे घंटे पहले बाहर निकाला जाता है। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट है, जो ग्राही है, उसको तो तैयार कर लिया, जो भी खिला पिला कर या कुछ भी करके। सेकंड काम ये होता है कि अब हम उसमें ब्लड चढ़ाने वाले हैं। अब हम उसके अंदर क्या करने वाले हैं? ब्लड चढ़ाने वाले हैं। तो ब्लड चढ़ाने के लिए ब्लड लाना पड़ेगा, और ब्लड तो किसके अंदर पड़ा है? फ्रिज के अंदर पड़ा है। तो उस ब्लड को कम से कम जैसे ही रक्त चढ़ाने का टाइम आता है उससे आधे घंटे पहले उस ब्लड को फ्रिज में से निकाला जाता है। ऐसे बहुत देर पहले उसको बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि ब्लड क्या होता है? काफी न्यूट्रिएंट ये सब्सटेंस है, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग सकते हैं। तो आधे घंटे पहले ब्लड को बाहर निकाला जाता है, ठीक है। इसीलिए ताकि उसमें सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति ना हो सके। तीसरा काम
वही रक्त किसके माध्यम से चढ़ाया जाता है? रक्त प्रवेशनी के माध्यम से, प्रवेशनी के माध्यम से शिरात्मक चढ़ाया जाता है, शिरात्मक चढ़ाया जाता है। ठीक है, कहने का मतलब है ब्लड तो ला चुके हैं, फ्रिज में से आधे घंटे पहले लगा चुके हैं, सॉरी फ्रिज में से आधे घंटे पहले बाहर निकाल चुके हैं। अब वो जो रक्त है, वो रक्त चढ़ाना है किसकी बॉडी के अंदर? ग्राही के शरीर के अंदर उस रक्त को चढ़ाना है। तो उस रक्त को पेशेंट में उसी प्रवेशनी के माध्यम से चढ़ाया जाता है, जिस जैसे प्रवेशनी के माध्यम से ब्लड निकाला था ना किसी दाता व्यक्ति से, तो प्रवेशनी के माध्यम से। और ध्यान रखना जो ब्लड चढ़ता है ना वो शिरात्मक चढ़ता है, और शिरात्मक का मतलब है ब्लड कभी भी धमनी में नहीं चढ़ाया जाता, ब्लड हमेशा किस में चढ़ाया जाता है? शिरा के अंदर चढ़ाया जाता है। 1 2 3 कितने प्रोसेस हो चुके हैं? 3 प्रोसेस हो गए ना। प्रोसेस नंबर 4, और जो प्रोसेस नंबर 4 है वो ये है कि जो ये रक्ताधान की प्रक्रिया है, जो आधान की प्रक्रिया है वो शिरात्मक होती है, और कम से कम कितनी देर तक चलती है? 4 घंटे तक। यानी कि प्रवेशनी के माध्यम से किसी भी ग्राही या पेशेंट की बॉडी के अंदर शिरात्मक ब्लड चढ़ाया जाता है, और ये जो ब्लड चढ़ने की प्रक्रिया है वो कितनी देर तक चलती है? ब्लड चढ़ने की प्रक्रिया चलती है 4 घंटे तक। 4 घंटे तक उसके अंदर खून चढ़ता रहेगा। अब सोचो 4 घंटे तक खून अगर पेशेंट की बॉडी में चढ़ेगा तो कोई तो प्रतिक्रिया होगी पेशेंट के अंदर। बिल्कुल, पेशेंट के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती है, और कौन कौन सी प्रतिक्रिया होती है? इस दौरान जो ग्राही है, इस दौरान जो पेशेंट है उसको ज्वर आ सकती है, हल्का बुखार हो सकता है, उसको ठंड लग सकती है, ठीक है, साइनोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है, जकड़न अकड़न, ठीक है, चक्कर आना, कई समस्या उत्पन्न हो जाती है। जैसे मान लो पेशेंट को ब्लड चढ़ाया जा रहा है, तो ड्यूरिंग टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का जो प्रोसेस है उस दौरान उसको ज्वर आ सकता है, ठीक है, उसे ठंड लग सकती है, कपकपी उसकी बॉडी के अंदर चढ़ सकती है, साइनोसिस की समस्या हो जाए, साइनोसिस की समस्या से मतलब उसका नाक बंद हो जाए या नाक से पानी आना स्टार्ट हो जाए, जकड़न, बॉडी चकड़ने लग जाए, चक्कर आना लग जाए, या फिर बेहोशी भी आ सकती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स सामने आते हैं तो पहली बात तो ध्यान रहे, आप नोटिस करोगे कि जो रक्तदान का प्रोसेस होता है वो डॉक्टर की देखरेख में होता है, वो डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ऐसे नहीं उसको ब्लड चढ़ा दिया और कहीं घूमने चले गए। ये जो 4 घंटे का काम है डॉक्टर की देखरेख में, तो बार बार उसको चेक करना पड़ता है, बार बार उस पेशेंट को क्या करना पड़ता है? संभालना पड़ता है। और अगर ये सारी समस्याएं उसकी बॉडी के अंदर आ रही है, ये सारी समस्याएं उसके शरीर के अंदर आ रही है, तो उस दौरान उसको क्या दी जाती है? मेडिसिन दी जाती है, ठीक है। तो उस दौरान उसको क्या दी जाती है? दवाइयां दी जाती हैं। ये लो, इस प्रोसेस को बोला जाता है आधान, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन आएगा, पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन आएगा कि रक्तदान किसे कहते हैं, इसकी प्रक्रिया को समझाइए। तो रक्तदान किसी एक व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे व्यक्ति में, किसी दाता व्यक्ति का रक्त किसी जरूरतमंद ग्राही या उसके शरीर में रक्त चढ़ाना या उसको रक्त देना क्या कहलाता है? रक्तदान कहलाता है। और रक्तदान की प्रक्रिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो संग्रहण होता है और एक आधान। संग्रहण का पूरा प्रोसेस समझा दिया था मैंने पिछले वाले लेक्चर में, तो वहां से उसको पूरा रिवाइज करोगे। फिर जस्ट आपका वर्णन करना है आधान का। आधान का पहले आधान की परिभाषा दोगे कि रक्त संग्रहण करने के बाद ग्राही व्यक्ति या जो पेशेंट होता है, मरीज के शरीर में रक्त चढ़ाना आधान कहलाता है। और यह प्रक्रिया निम्न चरणों में कंप्लीट या पूर्ण होती है। पहला प्रोसेस क्या है? ग्राही व्यक्ति को रक्त चढ़ाने के लिए तैयार किया जाता है। रक्त चढ़ाने से पहले रक्त को जहां पर उसका शीत प्रतिष्ठित किया है, जहां पर उसको फ्रीज में रखा हुआ है, आधे घंटे से पहले ब्लड को बाहर निकाला जाता है। तीसरा प्रोसेस यह है कि रक्त को प्रवेशनी के माध्यम से शिरात्मक चढ़ाया जाता है। पेशेंट के अगर पेशेंट के अंदर अगर ब्लड चढ़ाया जा रहा ना, तो उस ब्लड को चढ़ाया जाता है शिरात्मक, यानी कि शिरा के माध्यम से। नंबर 4, ये प्रक्रिया कितनी देर तक चलती है? 4 घंटे तक। नंबर 5, अगर इस प्रक्रम के दौरान ग्राही के शरीर में कोई भी विभिन्न प्रकार की प्रतिकूल परिस्थितियां आ रही है, लाइक दिस फीवर है, कोल्ड है, ठीक है, साइनोसिस है, या उसकी बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का जकड़न उत्पन्न हो रहा है, चक्कर आ रहा है, ठीक है, या फिर उस बेहोशी की हालत है, तो उस प्रोसेस के दौरान ग्राही व्यक्ति को क्या दी जाती है? दवाइयाँ, ठीक है। जैसे ही ब्लड कंप्लीट हो जाता है तो ये प्रवेशनी वगैरह वहाँ से निकाली जाती है, उसको डीजनरेट करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है। तो
तो ये प्रक्रिया क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। अब इसके अंदर हमें एक चीज और पढ़नी है और वो चीज है रक्तादान के समय सावधानियां। रक्तादान के समय सावधानियां। देखो रक्तदान के समय क्या क्या सावधानी रखनी है ये सभी सावधानी तो आप रखोगे ही रखोगे। इसके अलावा सावधानी से मतलब मेरा ये है कि किसी भी व्यक्ति या किसी भी ग्राही व्यक्ति या किसी भी पेशेंट में अगर रक्त चढ़ाया जाता है, अगर उसके शरीर में रक्त दिया जाता है, रक्त पहुंचाया जाता है, तो सबसे पहला काम यही है कि जो ब्लड चढ़ाया जा रहा है ना, जो ब्लड हम ब्लड बैंक से लेकर आए या फिर कोई उसका परिजन है या फिर उसका कोई सगा संबंधी है उसको रक्त दे रहा है, तो क्यों ना उसके रक्त को ढंग से चेक किया जाए। चेक करने से मतलब है सबसे पहले यही है कि जो दाता व्यक्ति है, जो दाता व्यक्ति है उसके रक्त को, अब दाता व्यक्ति या तो मैं ये कहूँ कि फेस टू फेस ये काम हो रहा है। फेस टू फेस का मतलब ये है कि एक तो मान लो आप ब्लड बैंक से बोतल लेके आए, उसका खून चढ़ रहा है, एक कोई व्यक्ति ही उसी वक्त उसको रक्त दे रहा है, तो सबसे पहला काम ये है, चाहे कोई व्यक्ति उसी समय रक्त दे रहा है ग्राही को या आप बोतल लेके आए हो ब्लड बैंक से, तो आपका पहला काम यही है कि जो दाता व्यक्ति का रक्त है या जो बोतल ब्लड बैंक से लेके आए हो उसमें आपको ABO और RH दोनों प्रकार के रक्त समूह की क्या की जाती है, जांच। रक्त समूह की जांच की जाती है। कहने का मतलब ये है कि आपको ABO और RH दोनों प्रकार के ब्लड ग्रुप की जांच करनी पड़ेगी। मान लो किसी पेशेंट को रक्त चढ़ा रहे हो आप और जो बोतल लटकी हुई है या कोई व्यक्ति उसको रक्त दे रहा है, तो पहला काम यही है कि जो उसको रक्त दिया जा रहा है, जो उसको रक्त चढ़ाया जा रहा है, क्या वो रक्त पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच करता है क्या। अगर पेशेंट का ब्लड ग्रुप A है तो या तो उसको O वाला देगा या उसको A वाला देगा। अगर उसका ब्लड ग्रुप B है तो या तो B वाला देगा या O वाला देगा। अगर उसका रक्त समूह AB है तो कोई भी दे सकता है। अगर उसका रक्त समूह O है तो या तो सिर्फ O वाला दे सकता है। हाँ, तो ABO ब्लड ग्रुप के साथ साथ आप कौन सा ब्लड ग्रुप चेक करोगे, RH भी। ऐसा तो नहीं मान लो ग्राही है जिसको खून की जरूरत है, उसका रक्त समूह A है और जिसका रक्त चढ़ाया जा रहा है वो AB नेगेटिव है, या जो जिसको रक्त दे रहे हो वो तो RH पॉजिटिव है, जिसको रक्त दिया जा रहा है RH नेगेटिव है, तो गलत है, वो तो RBC का क्या हो जाएगा, समूह हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो सबसे पहला काम यही है कि रक्तदान के समय किसी भी ग्राही या किसी भी मरीज को जब रक्त दिया जाता है तो उस रक्त का ग्राही के रक्त के साथ ABO और RH रक्त समूह का मिलान अवश्य किया जाए। दूसरा काम, जो रक्त ग्राही को चढ़ाया जा रहा है, जो रक्त ग्राही को चढ़ाया जा रहा है उस रक्त में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति देखी जाए। उपस्थिति का मतलब है मान लो किसी ग्राही व्यक्ति को या किसी पेशेंट को किसी अन्य व्यक्ति का या पहले से ही संग्रहित किया गया रक्त चढ़ाया जा रहा है, तो उस रक्त के अंदर विभिन्न प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस देखी जाएगी कि जो रक्त चढ़ाया जा रहा है उस मान लो उसके अंदर HIV वायरस तो नहीं है, उसमें हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C का वायरस तो नहीं है, या उसमें किसी अन्य प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीवाणु तो नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का सूक्ष्म जीवाणु नहीं है तो संग्रहित किया गया रक्त या किसी दाता व्यक्ति का रक्त आप किसी भी ग्राही या मरीज को वो रक्त दे सकते हो। पहला काम, दाता व्यक्ति और जो ग्राही व्यक्ति है उसके ब्लड ग्रुप का, उन दोनों के खून का ABO रक्त समूह और RH दोनों रक्त समूह चेक किए जाएंगे। दूसरी बात, दाता व्यक्ति का जो रक्त है या बोतल के जरिए रक्त चढ़ा रहे हो उसके अंदर देखा जाएगा कि किसी प्रकार का इस खून में कोई सूक्ष्म जीवाणु या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो नहीं है। ठीक है। तीसरा काम, ग्राही को जो रक्त चढ़ाया जाएगा वो कौन से तरीके से, शिरात्मक तरीके से। कौन से तरीके से चढ़ाया जाएगा, शिरात्मक तरीके से। नंबर 4, इस दौरान अगर ग्राही में विभिन्न प्रकार की समस्या आ रही है, ज्वर, टर्न, साइनोसिस, जकड़न, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। बेसिकली तो दो मेन चीज यही होती है, एक तो ब्लड ग्रुप का मिलान किया जाता है, दोनों ब्लड ग्रुप ABO का भी और RH का भी, और जो दूसरा काम है सूक्ष्म जीवाणु की उपस्थिति देखी जाती है। ऐसे हम किसी भी ग्राही या किसी भी मरीज के अंदर किसी दाता या पहले से संग्रहित किया गया रक्त चढ़ा सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था किसका, रक्तदान का। अब देखो
इस चैप्टर के अंदर सिर्फ 2 ही चीज बच रही है, एक तो अंगदान और देहदान, अंगदान और देहदान, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल थ्योरी वाला टॉपिक है, फिलहाल मैं समझा देता हूं उसको, छोटा सा है। और एक है रक्त समूह की आनुवंशिकता। देखो रक्तदान वाला टॉपिक तो कंप्लीट हो गया ना, एक छोटा सा टॉपिक है वो है अंगदान एवं देहदान। अंगदान एवं देहदान, ऑर्गन डोनेशन, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, बॉडी डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन या फिर बॉडी डोनेशन। देखो छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, सबसे लास्ट में दे रखा है बुक में 4th चैप्टर के अंदर, और बिल्कुल थ्योरी है, अगर इसको आप भी पढ़ते हो ना तो बिल्कुल इजी से समझ में आ जाता है। इसकी डिटेल में आपको दे देता हूँ। अंगदान या देहदान का मतलब क्या होता है, देखो कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर उसकी असामयिक या समय से पहले या किसी भी प्रकार से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो अपना अंग या फिर वो अपना पूरा का पूरा देह दान कर सकता है किसी जरूरतमंद व्यक्ति को। अब कोई सोचे सर मरने के बाद कैसे दान करेगा, ये उसकी इच्छा होगी जो पहले ही जाहिर करेगा। जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल मेरा ही लूं कि मृत्यु उपरांत, मरने के बाद अगर मेरी ऐसी इच्छा है, जीती जी मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं मरने के बाद अपने शरीर का कोई अंग किसी जरूरतमंद या किसी असहाय व्यक्ति को दान करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये मैं घोषणा कर सकता हूं भाई गवर्नमेंट के जरिए बिल्कुल पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा के 2 विटनेस के सिग्नेचर करवा के, तो मैं ये घोषणा कर सकता हूं कि मरने के बाद मेरे शरीर का ये अंग दान कर दिया जाए। जैसे मैंने आंखें दान कर दी, ठीक है, मैंने अपनी किडनी दान कर दी, अपना लीवर दान कर दिया, ऐसे। तो एक तो होता है देहदान, कोई पर्सनल अंग दान करना किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, या कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी मृत्यु से पहले ये इच्छा जाहिर होती है कि मृत्यु उपरांत या मरने के उपरांत, मेरे मरने के बाद मेरा पूरा देह, मेरा पूरा शरीर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दिया जाए। तो या तो अगर कोई विशेष प्रकार का या विशेष अंग दान किया जाता है तो उसको तो बोलते हैं अंगदान, या अगर पूरा शरीर दान किया जाता है उसको बोलते हैं देहदान, ठीक है। ये पहले से ही इच्छा जाहिर होती है दाता व्यक्ति की मरने से पहले कि मरने के बाद मेरा अंग दान कर देना, तो उसे तो अंगदान कहते हैं। अगर पूरी बॉडी दान करना चाहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, देहदान। अब मरने के बाद हम अपना कौन कौन सा अंग दान कर सकते हैं, जैसे मैं एग्जांपल दूं, आंखों का कोर्निया दान हो सकता है, हार्ट हम दान कर सकते हैं, किडनी हम दान कर सकते हैं, लीवर हम दान कर सकते हैं, या शरीर में ऐसे कुल मिलाकर 50 ऐसे अंग हैं, शरीर में कुल मिलाकर 50 अंग है जो हम किसी जरूरतमंद, असहाय, ठीक है, या लाचार व्यक्ति को दान कर सकते हैं। और उन अंगों को पाकर वो व्यक्ति वापस से खुशहाल, ठीक है, और एक ये बोल सकते हैं ढंग का जीवन यापन कर सकता है। तो सोचो, लेकिन इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे हम अपना अंग दान करना चाहते हैं, देह दान करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये काम होना चाहिए 6 घंटे के अंदर अंदर। जैसे मान लो कोई मर जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी है उसके अंदर जो अंग है वो मात्र कितनी देर तक काम कर सकते हैं, 5 से लेकर 6 घंटे, या मैक्सिमम मानकर चले तो 8 घंटे। 8 घंटे के दौरान उस व्यक्ति के अंगों को निकालना पड़ता है, और उसी प्रोसेस के दौरान वो अंग किसी दूसरे व्यक्ति को चढ़ाए जाते हैं, सिर्फ 8 घंटे की प्रक्रिया के अंदर। जैसे 8 घंटे का समय पार हो जाता है, फिर वो अंग भी क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो सोचने की बात है, समझने की बात है, जब इंसान मर जाता है तो वो अंग उसके क्या काम आएंगे, वो अंग उसके कोई काम आएंगे क्या? तो क्यों ना, अगर कोई व्यक्ति समय से पहले मर जाता है या उसकी जवान मौत हो जाती है, 20-25 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है, तो वो तो मर गया, लेकिन उसकी जो बॉडी के अंग हैं, ठीक है, या उसके शरीर के अंग है, वो अभी भी काम कर सकते हैं। 8 घंटे के अंदर अंदर उनको निकाल कर अगर दूसरे व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाए, तो वो व्यक्ति भी एक खुशहाल जिंदगी जी सकता है। लेकिन ये काम ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकता कोई भी। जैसे मान लो कोई मर गया, उसने निकाल लिया, ये पहले से इच्छा जाहिर होती है दाता व्यक्ति की,
कि मैं मरने के बाद या तो अंगदान करूंगा या देह दान करूंगा। एक तो वो ऐसे कर सकता है, और अंगदान कैसे कर सकता है? अंगदान करने के लिए देखो फॉर्म भरना पड़ता है, फॉर्म भर दिया, 2 गवाहों के सिग्नेचर करवा के उसकी एक प्रतिलिपि या एक फोटोकॉपी सरकार के पास जमा करवानी होती है कि मृत्यु के बाद मैं अंगदान करना चाहता हूँ, या फिर मृत्यु के बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, देहदान करना चाहता हूँ। एक तो ये काम होता है। एक दूसरा प्रोसेस और है, जैसे मान लो किसी के परिवार का कोई सदस्य कोमा में गया हुआ है, 10 साल से कोमा में है, 15 साल से कोमा में है, 20 साल से कोमा में गया हुआ है, ठीक है। तो वो जो कोमा वाला पेशेंट है, जो कोमा वाला व्यक्ति है, उसकी दिमागी तौर पर क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। दिमागी तौर पर उसकी मृत्यु हो चुकी है, लेकिन उसके शरीर के अंग अभी भी काम कर रहे हैं। तो अगर उसके परिवार वाले चाहें, ठीक है, उसकी फैमिली वाले मेंबर अगर चाहे, तो वो उस कोमा वाले व्यक्ति का, जिसका दिमागी तौर पर मृत्यु हो चुकी है, वो उसका देहदान कर सकते हैं या फिर उसका अंगदान कर सकते हैं। कोमा वाले व्यक्ति की अनुमति सिर्फ और सिर्फ किसके पास होती है, उनकी फैमिली के पास। तीसरा ऑप्शन मैं आपको ये बताऊं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की इच्छा थी कि वो अंगदान करे या देहदान करे, लेकिन उससे पहले जो भी कागजी कार्रवाई होती है, जो कागज वगैरह बनवाने पड़ते हैं, गवाहों के सिग्नेचर करवाने पड़ते हैं, वो काम वो नहीं कर पाया, उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर उसके शरीर का देहदान करने का हक और उसके शरीर का अंगदान करने का हक सिर्फ और सिर्फ किसके पास होता है, उसकी फैमिली के पास। किसके पास होता है, फैमिली के पास। वो फैमिली उसका अंगदान या देहदान कर सकती है। अब हाल ही में आप जब बुक पढ़ोगे ना, पूरी डिटेल दी हुई है पीछे, तो सबकी एक विशेष रूप से एक टिप्पणी लिखी हुई है कि किस किस व्यक्ति ने अभी हाल ही में अंगदान किया है, ठीक है। कैप्टन विजय सहगल है, या ठीक है, कई टाइप के एग्जाम्पल है, ऋतुम्बरा है, या अभी मैं एक ताज़ा ही बात करूँ, जो क्रिकेटर है गौतम गंभीर, उसने अभी घोषणा की है कि वो अपनी पूरी बॉडी का क्या करेगा, दान करेगा, ठीक है। तो जो देहदान है वो अंगदान है। असली मायनों में अगर मैं बात करूँ ना, तो सबसे पुण्य का काम यही है। आप लोग विशेष प्रकार के दान करते हैं, वो जिम्मन कर रहे हैं, उसको खाना खिला रहे हैं, ठीक है, वहाँ घर बनवा दिया, वहाँ कपड़े बांट दिए, ठीक है, वहाँ फल बांट दिए, उसको वो जगह दिलवा दी। सही मायनों में वो दान नहीं है, सही मायनों में दान है देहदान और अंगदान, क्योंकि मरने के बाद उन्हीं अंगों को हम वापस किसी दूसरे के शरीर में जिंदा या जीवित कर सकते हैं, और वो एक ढंग की खुशहाल और एक उत्तरदायी पूर्ण जीवन जी सकता है। तो ये काम अंगदान देहदान कोई आज से तो हो नहीं रहा, ये कई दिनों से होता आ रहा है। ऋषि दधीची कई एग्जाम्पल है कि प्राचीन काल में ऋषि दधीची ने तो अपनी हड्डियां तक लोगों को क्या कर दी थी, दान कर दी थी। तो सही मायनों में एक अर्थ लगाकर, एक निष्पक्ष रूप से अगर हम कोई डोनेशन या दान माने, दैट इज कॉल्ड द डोनेशन ऑफ द बॉडी एंड ऑर्गन, उसे ही हम अंगदान और देहदान मानते हैं। और इसी विशेष उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा हर वर्ष 13 अगस्त को अंगदान और देहदान दिवस मनाया जाता है। तो आप भी इस चीज को समझे, भली भांति सोचे, इससे क्या नुकसान है। मरने के बाद हम उस बॉडी का क्या कर लेंगे। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। आयुर्वेद कहता है, साइंस इस बात को मानती है, 5 तत्व कौन से? अग्नि, पानी, आकाश, वायु, ठीक है, ऐसे कुल मिला के 5 है। अग्नि, पानी, आकाश, वायु, ठीक है, और एक और है कौन सा। ऐसे 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना हुआ है। तो जब शरीर मर जाता है तो वापस ये 5 तत्व, एक तत्व कौन सा था? मिट्टी। अग्नि, पानी, वायु, आकाश और मिट्टी। तो हमारा शरीर उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाता है। तो वो अंग तो खत्म है, तो क्यों ना उन अंगों को वापस जिलाया जाए, उन अंगों को वापस जिंदा किया जाए किसी अन्य व्यक्ति के शरीर में, ठीक है। तो दुआएं देगा वो आदमी, ठीक है। तो सही मायनों में दान है अंगदान और देहदान, अंगदान और देहदान। आप भी सोचिए, समझिए और इस चीज को अप्लाई करें, ठीक है। ये टॉपिक था, तो इसको पढ़ना आप, पूरी थ्योरी दी हुई है, डिटेल दी हुई है, तो उस डिटेल का, उस थ्योरी का निचोड़ मैंने पूरा आपको समझा दिया। एक स्पेशल टॉपिक इसमें बच रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, द हेरिडिटी ऑफ ब्लड ग्रुप, यानी कि रक्त समूह की आनुवंशिकता, रक्त समूह की आनुवंशिकता। बस एक लास्ट टॉपिक है रक्त समूह की आनुवंशिकता, तो वो अभी चालू करूंगा नहीं क्योंकि लंबा चौड़ा टॉपिक है। अब जो रक्त समूह की आनुवंशिकता है, रक्त समूह की आनुवंशिकता का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि मान लो रक्त समूह की आनुवंशिकता क्या काम आती है। हमारी ब्लड ग्रुप का भी तो जेनेटिक मटेरियल है ना। जैसे हमें रक्त समूह किससे मिलता है? माता पिता से ही मिलता है।
जो हमारा रक्त समूह है वो या तो माता से मैच करेगा या किससे मैच करेगा, पिता से। तो रक्त समूह भी तो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चल रहा है, तो उसकी हेरिडिटी मतलब उसकी रक्त समूह की हेरिडिटी का क्या करना है, अध्ययन करना है। ठीक है।